सुबह के करीब 6 बज रहे हैं इजराइल में। एक के बाद एक कई फाइटर जेट्स रनवे से उड़ान भरते हैं। इनके साथ हैं लॉन्ग रेंज बेहद एक्यूरेट मिसाइल्स। CIA और इजरायली इंटेलिजेंस की इंफॉर्मेशन के मुताबिक ईरान की गवर्नमेंट के बड़े बड़े नाम इस वक्त तेहरान के एक सिक्योर कंपाउंड में इकट्ठा हैं और उनमें से एक हैं आयतुल्ला अली खामेनेई, ईरान के सुप्रीम लीडर। विमानों के उड़ान भरने के ठीक 2 घंटे 5 मिनट बाद इजरायली मिसाइल्स उस कंपाउंड से टकराती हैं। यही वो मोमेंट था जिसने पूरी दुनिया को हिला दिया। इस वीडियो में हम जानेंगे इजराइल और अमेरिका का ईरान पर अटैक कैसे हुआ, ईरान के सुप्रीम लीडर की मौत कैसे हुई और उसके बाद क्या क्या हुआ। एक जरूरी बात, इस वीडियो के पब्लिश होते होते कुछ नई इंफॉर्मेशन सामने आ सकती है। ईरान, इजराइल और अमेरिका, इन तीनों देशों के बीच का टकराव कोई अचानक नहीं हुआ। इसकी जड़ें डेकेड्स पुरानी हैं। 1979 से पहले ईरान में एक तानाशाही राजशाही थी, मोहम्मद रेजा पहलवी की, जिसे अमेरिका का खुला सपोर्ट था। लेकिन जब ईरानियन रेवोल्यूशन ने उस गवर्नमेंट को उखाड़ फेंका तो आयतुल्ला रूहुल्लाह खोमेनी ने पावर संभाली और इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान की नींव रखी। उनका एक ही मकसद था, देश को इस्लामिक लॉ के हिसाब से चलाना। खोमेनी ने वेस्ट से नाता तोड़ लिया। अमेरिका और उसके करीबी दोस्त इजराइल दोनों दुश्मन डिक्लेयर हो गए। खासकर इजराइल का विरोध तो एक स्ट्रेटेजिक और आइडियोलॉजिकल गोल बन गया। 1989 में रूहुल्लाह खोमेनी की मौत के बाद अली खामनेई ने कमांड संभाली। वो तेजी से रिलीजियस लीडरशिप में ऊपर उठे और ईरान के सुप्रीम लीडर बन गए। वक्त के साथ ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच टेंशन बढ़ता गया। ईरान पर सैंक्शंस लगाए गए। ईरान ने पैलेस्टाइनियन और दूसरे मिलिटेंट ग्रुप्स को पैसा और हथियार देना शुरू किया। 2002 में पता चला कि ईरान 2 सीक्रेट लोकेशंस पर यूरेनियम एनरिचमेंट कर रहा था। ये यूरेनियम न्यूक्लियर रिएक्टर्स में भी काम आ सकता था और न्यूक्लियर वेपन्स में भी। यही वो डर था जो अमेरिका और उसके एलाइज को काफी समय से सता रहा था। ईरान ने हमेशा न्यूक्लियर वेपन्स बनाने की कोशिश से इनकार किया। अमेरिका और इजराइल ने इस न्यूक्लियर प्रोग्राम को रोकने के लिए कई तरीके आजमाए, साइबर अटैक्स, न्यूक्लियर साइंटिस्ट्स की हत्या और डिप्लोमेसी। 2015 में ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन और ईरान के बीच एक न्यूक्लियर डील हुई, लेकिन 2018 में प्रेसिडेंट ट्रंप ने उस डील से अमेरिका को बाहर खींच लिया। उसके बाद से हालात और बिगड़ते गए। 2025 में जब नई बातचीत अभी चल ही रही थी, इजराइल और अमेरिका ने मिलकर ईरान के न्यूक्लियर साइट्स पर बंकर बस्टर बॉम्ब्स से अटैक कर दिया। ईरान के 3 मेजर न्यूक्लियर लोकेशंस को भारी नुकसान पहुंचा। उसी साल ईरान की इकोनॉमी भी डूबने लगी। करेंसी की वैल्यू गिर गई, खाने पीने की चीजें महंगी हो गईं और लोगों में गुस्सा उबलने लगा। 2025 के अंत में पूरे देश में बड़े पैमाने पर प्रोटेस्ट्स फूट पड़े। सभी इस्लामिक रिपब्लिक के खत्म होने की मांग कर रहे थे, लेकिन गवर्नमेंट ने बेरहमी से इन प्रोटेस्ट्स को कुचल दिया। पूरे देश में इंटरनेट बंद कर दिया गया। कई दिनों तक बाहर की दुनिया को कुछ पता नहीं चला कि देश के अंदर क्या चल रहा है। आखिर में हजारों लोग मारे गए और 50,000 से ज्यादा लोग अरेस्ट हुए। अमेरिका ने ईरान रीजन में अपनी मिलिट्री प्रेजेंस बढ़ानी शुरू की। ट्रंप ईरान को बार बार धमकियां देते रहे। 26 फरवरी गुरुवार को जनीवा में दोनों देशों के बीच आखिरी बार डिप्लोमेटिक कोशिश हुई, लेकिन इसका कुछ हल नहीं निकला। 28 फरवरी शनिवार सुबह करीब 9:40 बज रहे हैं ईरान के कैपिटल तेहरान में। इस गवर्नमेंट कंपाउंड को ईरानी प्रेसिडेंट का ऑफिस, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल और सुप्रीम लीडर का ऑफिस बताया जाता है। 2025 से ही अमेरिका ने सीक्रेटली ये समझ लिया था कि आयतुल्ला खामेनेई और इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर यानी IRGC प्रेशर में कैसे मूव करते हैं और कैसे कम्युनिकेट करते हैं। बताया जाता है कि CIA ने महीनों से खामेनेई पर नजर रखी थी। उनकी हर मूवमेंट, हर रूटीन को नोट किया जाता था। उस दिन इंटेलिजेंस एजेंसीज कॉन्फिडेंट थीं कि खामेनेई उसी बिल्डिंग में मौजूद हैं और ऊपर से यह भी पता चला था कि उस कंपाउंड में ईरान के बड़े ऑफिशियल्स की एक इंपॉर्टेंट मीटिंग होने वाली है। अमेरिका और इजराइल ने पहले रात के अंधेरे में अटैक करने का प्लान बनाया था, लेकिन फिर टाइमिंग बदल दी गई और फिर सुबह अचानक इजरायली मिसाइल्स उन बिल्डिंग से टकराईं। अटैक के दौरान कई नेशनल सिक्योरिटी ऑफिशियल्स एक ही बिल्डिंग में थे और सुप्रीम लीडर खामेनेई दूसरी बिल्डिंग में। अली हुसैनी खामेनेई इस अटैक में मारे गए। इनके साथ मारे गए ईरानियन आर्म्ड फोर्सेस के चीफ ऑफ स्टाफ, नेशनल डिफेंस काउंसिल के हेड, IRGC के कमांडर इन चीफ और डिफेंस मिनिस्टर। इजरायली मीडिया के मुताबिक पहले अटैक के सिर्फ आधे मिनट में कुल 30 सीनियर ईरानियन ऑफिशियल्स मारे गए। इस ऑपरेशन को इजराइल में रोरिंग लायन और अमेरिका में एपिक फ्यूरी का नाम दिया गया। इसकी प्रिपरेशन
महीनों से चल रही थी। हालांकि ईरान के प्रेसिडेंट मसूद पेजेशकियन बच गए और अली लारिजानी ने साफ कहा, ईरान जवाब देगा। गवर्नमेंट कंपाउंड पर यह अटैक तो बस शुरुआत थी। इसके बाद इजराइल ने ईरान की एयर डिफेंस सिस्टम को टारगेट किया, खासकर तेहरान के आसपास। तीसरे फेज में इजराइल ने करीब 200 फाइटर जेट्स ईरान में भेजे, अपनी एयरफोर्स का एक बड़ा हिस्सा। मकसद था ईरान की ज्यादा से ज्यादा मिसाइल्स जल्दी से जल्दी डिस्ट्रॉय करना। पहले अटैक के करीब 30 मिनट बाद अमेरिका ने भी मोर्चा संभाला। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक अमेरिकन अटैक्स मुख्य रूप से ईस्टर्न ईरान में और इजराइल दूर के टारगेट्स पर फोकस थे। ईरानी नेवी को भी इसमें निशाना बनाया गया। अमेरिकन वॉरशिप्स ने टॉमाहॉक क्रूज मिसाइल्स दागी और ग्राउंड फोर्सेस ने आर्टिलरी रॉकेट सिस्टम का इस्तेमाल किया। तेहरान में कई मिलिट्री और कमांड सेंटर्स इजरायली अटैक में तबाह हो गए। पूरे ईरान के शहरों में एक्सप्लोजन्स की खबरें आने लगीं। इसके बाद ट्रंप और बेंजामिन नेतन्याहू ने एक वीडियो जारी करके इस मिलिट्री ऑपरेशन की ऑफिशियल अनाउंसमेंट कर दी। ट्रंप और बेंजामिन नेतन्याहू के इन अनाउंसमेंट्स के कुछ ही देर बाद मिनाब में एक एलिमेंट्री गर्ल स्कूल पर हवाई हमला हुआ। ईरानी गवर्नमेंट मीडिया और ऑफिशियल्स का क्लेम था कि इसमें कम से कम 175 लोग मारे गए, जिनमें ज्यादातर बच्चे थे। ये फिगर्स अभी इंडिपेंडेंटली वेरीफाई नहीं हुए हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक वो स्कूल एक ईरानियन नेवल बेस के बिल्कुल पास था। अमेरिकन सेंट्रल कमांड ने इस अटैक की जांच के ऑर्डर्स दिए। इसके तुरंत बाद ही ईरान ने ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 4 लॉन्च कर दिया और जवाबी हमले शुरू हो गए। मिडिल ईस्ट के दर्जनों लोकेशंस पर अनगिनत मिसाइल्स दागी गईं। अकेले इसराइल पर 200 से ज्यादा मिसाइल्स छोड़ी गईं। ईरान के सपोर्ट में यमन के हुथी रेबल्स ने अनाउंस किया कि वो रेड सी में शिप्स पर अटैक्स फिर से शुरू करेंगे। ये 2025 के गाजा सीज फायर के बाद 3 महीने की शांति का अंत था। इराक के कुर्दिस्तान रीजन में अरबिल की तरफ जा रहे ड्रोन्स और मिसाइल्स को अमेरिकन कोalition ने मार गिराया। कोई कैजुअल्टी नहीं हुई। उसी दोपहर दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर एक ईरानियन ड्रोन ने टर्मिनल 3 को टारगेट किया और यूएई का एयर स्पेस बंद हो गया। बुर्ज अल अरब और फेयरमाउंट द पाम जैसे लग्जरी होटल्स में आग लग गई। हालांकि ये अनक्लियर है कि आग डायरेक्ट अटैक से लगी थी या इंटरसेप्टेड मिसाइल्स के डेब्रिस से। इसी दौरान बहरीन में अमेरिकन नेवी के 5th फ्लीट के हेडक्वार्टर्स पर मिसाइल और ड्रोन अटैक्स हुए। कतर में 66 बैलिस्टिक मिसाइल्स दागी गईं, जिसमें से कम 8 लोग घायल हुए। सऊदी अरेबिया में प्रिंस सुल्तान एयरबेस पर बैलिस्टिक मिसाइल्स दागी गईं, लेकिन इन्हें सक्सेसफुली इंटरसेप्ट कर लिया गया। कुवैत इंटरनेशनल एयरपोर्ट के 2 पैसेंजर टर्मिनल्स पर ईरानी ड्रोन्स ने अटैक किया। सीरिया में एक ईरानी मिसाइल के डेब्री से कम 4 सिविलियंस की मौत हुई। कतर और सऊदी अरेबिया दोनों ने कहा वो रिस्पॉन्ड करने का राइट रिजर्व करते हैं। अरब लीग ने ईरान के इन अटैक्स की कड़ी निंदा की। नाटो ने अपनी यूरोप बेस्ड मिसाइल डिफेंस सिस्टम और टर्की में अर्ली वार्निंग रडार को हाई अलर्ट पर रख दिया। कुछ एक्सपर्ट्स ने वार्निंग दी कि ईरान यूरोप और नॉर्थ अमेरिका में स्लीपर सेल्स एक्टिवेट कर सकता है। इस अटैक में अमेरिका के रोल पर दुनिया भर में डिबेट छिड़ी है। ये जरूरत का युद्ध वाला आर्ग्यूमेंट है, यानी थ्रेट आने से पहले ही उसे खत्म करो। लेकिन सवाल यह है, क्या ईरान सच में अमेरिका के लिए डायरेक्टली खतरा था? अमेरिका की अपनी इंटेलिजेंस एजेंसीज के मुताबिक ईरान न्यूक्लियर वेपन्स बनाने से अभी भी कई साल दूर था और ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल्स की मैक्सिमम रेंज करीब 3000 किलोमीटर, यानी नेबरिंग कंट्रीज के लिए खतरा जरूर था, लेकिन अमेरिका के लिए डायरेक्टली नहीं। कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है कि ईरान पर इसलिए अटैक हुआ क्योंकि वो इस वक्त वीक था, एक तरह का प्रिवेंटिव वॉर। और अगर ये सच है तो ये जरूरत का युद्ध नहीं, चॉइस का युद्ध है। इस तरह के वॉर्स की इंटरनेशनली काफी क्रिटिसिज्म होती है, क्योंकि अगर हर देश यही सोचकर अटैक करने लगे कि दुश्मन अभी वीक है तो मार दो, तो दुनिया में पीस कभी नहीं रहेगी। इंटरनेशनल लॉ के तहत ऐसा वॉर ऑफ चॉइस इल्लीगल माना जाता है। एक और बड़ा सवाल ये था, क्या ये अटैक अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ था? ट्रंप ने कांग्रेस की अप्रूवल के बिना ये वॉर शुरू कर दिया था। अमेरिका और दुनिया के कई हिस्सों में प्रोटेस्ट्स हुए, कुछ ईरानियन गवर्नमेंट के खिलाफ तो कुछ इस वॉर में अमेरिका की इन्वॉल्वमेंट के खिलाफ। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बंद होने के खतरे को देखते हुए एक्सपर्ट्स ग्लोबल एनर्जी क्राइसिस की वार्निंग दे रहे हैं। ईरान में कुछ लोग खामेनेई की मौत पर जश्न मना रहे हैं तो कुछ शोक में हैं। अभी ये क्लियर नहीं है कि उनकी जगह कौन लेगा। फिलहाल एक इंटरिम गवर्नमेंट बनाई गई है जो बदला लेने पर आमादा दिखती है। मौतों की सही नंबर अभी भी कंफर्म नहीं है और आने वाले दिनों में हालात और भी बिगड़ने की आशंका में है। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। हम ऐसे ही वीडियो हर हफ्ते लाते रहेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।